एवरीवन, वेलकम टू फियरलेस फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो डायमेंशंस क्या है, ठीक है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। जैसे मास है तो उसको हम डायमेंशन के फॉर्म में m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेंथ है उसको हम डायमेंशन के फॉर्म में l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल्स, करंट। ये कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिन्हें हम डायमेंशंस के थ्रू एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट दोज क्वांटिटीज दोज हु आर नॉट फंडामेंटल, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनका क्या, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, टॉर्क, वर्क डन, पावर, इन सब क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इन सब क्वांटिटीज को हम उन्हीं फंडामेंटल डायमेंशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में बहुत बेसिक से हमें पढ़ाया जाता है कि कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं एंड कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोस जिनका जो मल्टीपल होता है वो सिर्फ या तो जिनके फैक्टर्स होते हैं वो या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। और कॉम्पोजिट नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में। हमें ये सिखाया जाता है जूनियर क्लासेस में कि हम कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्स की बात करूं, बहुत बेसिक हमने इसका फॉर्मूला 10 तक पढ़ा हुआ है फोर्स का, ठीक है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को अगर मैं आगे देखूं, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी अगेन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। तो अब एक्सेलरेशन की जो फाइनल डायमेंशन होगी वो क्या होगी, LT माइनस 2 लेंथ टाइम। आप एक्सेलरेशन की यूनिट भी लिखते हो, देन इट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसकी डायमेंशन है, लेंथ की, एंड टाइम किसकी, सेकेंड किसकी डायमेंशन है, टाइम की। तो इट इज LT माइनस 2 एंड मास की डायमेंशन क्या होगी, m। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, MLT माइनस 2, ठीक है। और बेसिक जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस भी मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए थीटा या फिर k, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, मोल के लिए MOL स्मॉल में लिखा जाता है मोल, एंड फॉर करंट इट इज A, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं एंड रेस्ट जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की पार्ट्स से रेज की जाती हैं। मतलब जैसे फोर्स में मास की क्या डायमेंशन है, इट इज रेज टू द पावर 1, लेंथ की क्या डायमेंशन है, रेज टू द पावर 1, टाइम की क्या डायमेंशन है, रेज टू द पावर माइनस 2। इसी तरह से यहाँ पे करंट की डायमेंशन है 0। अगर आप टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर की डायमेंशन फोर्स में 0 है, ठीक है। इस तरह से हम पावर्स में रेज करके उनके डायमेंशंस रेज टू देयर पावर, फंडामेंटल डायमेंशंस रेज टू देयर पावर फॉर्म्स दी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है। सबसे पहला यूज इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन की करेक्टनेस हम कैसे चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वेशन में LHS और RHS लिख रहे हो तो दैट मीन्स कि अगर आपके LHS की डायमेंशन डिस्टेंस आती है, दैट डज नॉट मीन्स कि आपकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन कोई फोर्स की डायमेंशन आ रही है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस है दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस की ही डायमेंशन आएंगी। तो अगर कोई भी इक्वेशन
डायमेंशनली करेक्ट है तभी हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट होने के चांसेस है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड उसकी डायमेंशन आ रही है डिस्टेंस की, राइट हैंड साइड उसकी डायमेंशन आ रही है फोर्स की, वो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन कभी करेक्ट हो ही नहीं सकती। बट अगर कोई इक्वेशन मान लो डायमेंशनली करेक्ट आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस की डायमेंशन है, राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस की डायमेंशन है, दैट डज नॉट मीन कि वो इक्वेशन 100% करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में मैंने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एक फॉर्मूला लिखा था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। और अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू √L/G, तो ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट आएगा। डायमेंशनली क्यों करेक्ट आएगा? लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। ठीक है, और पावर क्या है इसकी? 1/2। G इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-2। अब इसकी भी पावर जो है वो 1/2 है। अब आप इसकी डायमेंशंस चेक करो, फाइनल डायमेंशंस। ये L की पावर 1/2 से कैंसिल होगा और ये फाइनल जो डायमेंशन आएगी दैट इज टाइम पीरियड। अब LHS में भी टाइम पीरियड की डायमेंशन है, RHS में भी टाइम पीरियड की डायमेंशन है, बट फॉर्मूला सही नहीं है बिकॉज एक्सपेरिमेंटली 2 पाई भी एक कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में। तो जो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली भी करेक्ट हो, क्योंकि डायमेंशनली अगर हम इक्वेशन को चेक करें दैट डज नॉट गिव अस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। हमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं पता चलती, हमें सिर्फ यहाँ पे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग पता चल सकता है कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या नहीं है। एक्चुअली वो सही है या नहीं है हम नहीं कह सकते, बट हाँ अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली ही गलत आ जाता है कि एक साइड LHS में कुछ और डायमेंशन है, RHS में कुछ और डायमेंशन है, दैट मीन्स वो फॉर्मूला सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस हमें सिर्फ इक्वेशन को ये बता देगा कि हाँ गलत वाली इक्वेशन को तो वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा कि ये तो गलत ही है, बट सही वाले के बारे में वो नहीं कह सकते कि 100% सही है। ठीक है, अब सेकंड चीज इसका जो यूज होता है दैट इज डिराइविंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब ये नहीं है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू भी बता देंगे, नहीं। हम फॉर्मूला डिराइव करने में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंस बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे किस तरह से प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू Gmm/r²। ठीक है, Gm1m2/r² कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये जरूर बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास पे कैसे प्रोपोर्शनल है, रेडियस पे कैसे प्रोपोर्शनल है, ये हम बता सकते हैं। बट अगर हमसे कोई पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो नहीं बता सकते। तो हम फॉर्मूला डिराइव करने से हमारा क्या मतलब है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम। कन्वर्जन बिटवीन यूनिट सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है किसी यूनिट सिस्टम में, फॉर सपोज मैंने 1 मीटर बोला, 1 मीटर
एक एसआई सिस्टम में वैल्यू है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर हमें 2 यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, देन ऑल्सो डायमेंशनल एनालिसिस इज हेल्पफुल। कैसे? हमें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है किसी भी क्वांटिटी का, लाइक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने अभी बताया, दैट इज mlt-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को पता है। एसआई यूनिट में मुझे पता है 1 एसआई यूनिट, अगर मुझे एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? मुझे ये पता है 1 एसआई यूनिट के लिए मैंने मास की डायमेंशन होगी केजी, लेंथ की होगी मीटर, टाइम की होगी सेकेंड, और सीजीएस यूनिट में क्या होगा? मास की डायमेंशन ग्राम, लेंथ की डायमेंशन इज सेंटीमीटर एंड टाइम की डायमेंशन इज सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगी? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। कन्वर्ट करने के लिए N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। तो बेसिकली जो एक यूनिट की वैल्यू है एसआई यूनिट में, अगर मैं हर डायमेंशन को कन्वर्ट कर दूं, लाइक मास को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एसआई में 1 kg, तो यहाँ पे वो कितना होगा? और यहाँ पर जो मेरे पास N2 है, मुझे नहीं पता भाई कितने सीजीएस यूनिट्स आएंगी, उसको मैंने N2 मान लिया, और उसमें मास कितना है? 1 ग्राम। सीजीएस की यूनिट ग्राम है, ठीक है। सॉरी, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे। अब यूनिट सिस्टम में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास N1U1 इज इक्वल टू N2U। हमारे पास फोर्स की डायमेंशन थी mlt-2, mlt-2 हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है। तो एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू N ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है हमारे पास। हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का कन्वर्जन पता है, ठीक है। अब फंडामेंटल में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर तो सेम ही है दोनों तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, केजी को मैं लिख दूं ग्राम में, 1000 ग्राम, मीटर को लिख दूं मैं 100 सेंटीमीटर, अब ये दोनों तरफ सीजीएस में आ गया। नाउ आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ N, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर दोनों जगह कॉमन होगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी, ग्राम भी दोनों जगह कॉमन हो गया, तो 10 टू दी 5 जो है वो N की वैल्यू आ जाएगी। और सीजीएस यूनिट में जैसे
SI यूनिट में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, CGS यूनिट में इट इज डाइन, DYNE, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स, okay. This is how we can convert one unit system to another, just because we know हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के कन्वर्जन पता है। अगर हमें डायमेंशन पता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, और क्वेश्चंस करने से पहले लेट मी टेल यू कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो होगी जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन शो हो जाएंगे। फर्स्टली ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन चेक दिस वीडियो, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। और जो क्वेश्चंस नहीं हुए, ट्राई इट योरसेल्फ, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस वीडियो में किसी ना किसी क्वेश्चंस में मैं करवा चुकी हूँ। तो ट्राई दिस योरसेल्फ, और अगर कुछ डाउट्स हो देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू RT। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स a एंड b, हमें इनकी डायमेंशंस बतानी है a एंड b की। यहाँ पे p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम एंड r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर, हाँ t इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें ये तो पता है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेम डायमेंशंस को ही करेंगे। सही बात भी है कि अगर हम टाइम है तो टाइम में से टाइम को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है टाइम में से हम फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, नहीं कर सकते ना। दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज। अब यहाँ पे v माइनस बी में अगर v की डायमेंशंस वॉल्यूम है तो b की डायमेंशंस भी वॉल्यूम ही होंगी, फाइन। और यहाँ पे अगर हमें a की डायमेंशंस निकालनी है, तो अगर p की डायमेंशन इज प्रेशर, तो a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशंस मस्ट बी द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर के इक्वल है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशन मैंने लिखी ml t माइनस 2, एरिया इज l स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर, सॉरी इट इज l क्यूब का स्क्वायर, इट इज l टू द पावर 6। नाउ l टू द पावर माइनस 1 इंटू l टू द पावर 6 इज l टू द पावर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा l टू द पावर 5। तो a की डायमेंशन आ जाएगी m l टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया था कि प्लस या माइनस जब भी हम दो क्वांटिटीज को करते हैं तो उनकी डायमेंशन जो है वो सेम होंगी। नाउ असर्शन रीजन है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब जेई के PYQs हैं। Assertion is time period of oscillating pendulum of a liquid drop depends on the surface tension. If density of liquid is rho and radius of drop is r, then T is equals to K times rho r under root rho r cube by s to the power 3 by 2 is dimensionally correct. Using dimensional analysis, we can get RHS as has different dimensions than that of time period. ठीक है, surface tension is equals to फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस आएंगी जो डायमेंशंस इनिशियली क्लास 11 का स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है फॉर श्योर उसे नहीं पता होंगी, लाइक सरफेस टेंशन। ऐसी और भी आएंगी, स्ट्रेस होगा, टॉर्क होगा, ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस आएंगी। तो डोंट वरी, आपकी फिजिक्स की बुक में पीछे एक पेज दे रखा है डायमेंशंस का, जस्ट गो थ्रू दैट एंड देन ट्राई दीज क्वेश्चंस। डायमेंशंस अभी देख लो, बाद में इवेंचुअली आपको जब आपको क्लास 12 तक खत्म हो जाएगी, इन सब डायमेंशंस को कैसे निकालना है, इनके फॉर्मूले क्या है, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। और हर चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो डायमेंशंस दे रखे हैं टिल 12th क्लास, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, इंपॉर्टेंट टर्म्स की डायमेंशंस दे रखी होंगी, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट।
और अभी के लिए आप वहां से देखो और क्वेश्चंस कर लो, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसके बाद डायमेंशंस वाला टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन की डायमेंशंस होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स इज mlt माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेंथ की डायमेंशन l। तो यहाँ से सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई mt माइनस टू। अब डेंसिटी की डायमेंशंस मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी तो हमें पता ही है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एंड वॉल्यूम की डायमेंशंस इज l टू द पावर 3, ठीक है। m l माइनस 3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। रेडियस, रेडियस क्या है? लेंथ ही है किस चीज की, आप लेंथ मेजर कर रहे हो, दैट इज व्हाट रेडियस। तो रेडियस की डायमेंशन क्या होगी? l। अब इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा था, मैंने इसका RHS को सॉल्व किया, रो आर क्यूब अपॉन h टू द पावर 3/2 का अंडर रूट होल, इसको मैंने सॉल्व किया, एंड जो फाइनल डायमेंशंस आई गॉट वो देखते हैं। अब यहाँ पे रो की डायमेंशंस पुट की ml माइनस 3, r की डायमेंशंस पुट की, s की डायमेंशन पुट की, तो यहाँ पे यहाँ से ये कैंसिल हो गया। m की डायमेंशंस यहाँ पे 1/2 है, नीचे 3/4 है, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3/4, देन वी गेट इट एज 1/2। m की डायमेंशन है 1/2 माइनस 3/4, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ m। और t की डायमेंशंस है -2 इंटू 3/4, दैट इज -3/2। t की डायमेंशंस आ गई -3/2, और इसकी डायमेंशन आ गई -1/4 m की, और LCM आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1/4, m की डायमेंशन -1/4 एंड t की डायमेंशन -3/2। तो हाँ, इसकी डायमेंशन डिफरेंट है, तो a फॉल्स हो गया, r ट्रू हो गया। t की डायमेंशन -3/2। Now, next is also statement based question. Planck's constant and angular momentum has same dimensions. Linear momentum and moment of force have same dimensions. Planck's constant की dimensions के लिए पर्सनली मुझे भी सारी डायमेंशंस याद नहीं है। अब यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आई है, अगर आप सोच रहे हो कि याद होनी चाहिए डायमेंशंस, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायमेंशंस किस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब प्लैंक्स कांस्टेंट है, डायमेंशन मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सबसे इजीली E इज इक्वल टू h न्यू के फॉर्मूले से निकल जाएगी। एनर्जी की डायमेंशन मुझे पता है, दैट इज ml² T-2। कैसा है एनर्जी? एनर्जी और वर्क डन सेम डायमेंशन होती है, एंड वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है ml T-2, डिस्प्लेसमेंट इज l, तो वो डायमेंशन आ गई ml² T-2। यहाँ से h की डायमेंशन मेरे को निकालनी है, और म्यू दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन हो गई T⁻⁻1। अब इसको सॉल्व किया तो h की डायमेंशन आ गई ml² T-1। डायमेंशंस याद करना जरूरी है, फॉर्मूला याद करना जरूरी है, जिसके थ्रू वो डायमेंशंस आएंगी। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। mvr एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m हो गई, वेलोसिटी की LT-1 हो गई, रेडियस की l हो गई, तो यहाँ से ml² T-1 एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में आएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमें पता है, हम 10th में पढ़ के आते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो गई ml T-1। अब टॉर्क की डायमेंशंस
फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इज ml/t-2, फोर्स की डायमेंशन होती है एंड रेडियस की डायमेंशन इज l, तो ml/t-2 इज टॉर्क की डायमेंशन, तो ये दोनों तो कहीं से सेम नहीं है, देन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दे रखी है और इसमें पूछा था नॉट करेक्ट ऑप्शन, जो क्वेश्चन था एक्चुअल उसमें नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा था, 4 ऑप्शन थे, जे मेंस का क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन वाज एन टी बाय लैम्डा, जो एन टी बाय लैम्डा जो होगा वो तो डायमेंशनलेस होगा। क्यों होगा डायमेंशनलेस? साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी है ये तो एक कोई नंबर होता है और वो नंबर तो डायमेंशनलेस होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। तो एन टी की जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ लैम्डा, और लैम्डा की डायमेंशन, लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन के बराबर होती है। एन टी की डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ लेंथ, यही स्टेटमेंट में दे रखा था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, एन टी बाय लैम्डा बोला क्योंकि साइन के अंदर की जो भी क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनलेस होगी, तो एन बाय लैम्डा की डायमेंशन 1 बाय टाइम पीरियड होगी, बट क्वेश्चन में दे रखा था एन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, नहीं टाइम पीरियड की डायमेंशन नहीं होंगी, दैट हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें बी ऑप्शन दे रखा था कि x की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन, हाँ ऑब्वियसली नीचे अगर लेंथ की डायमेंशन है लैम्डा, इसकी डायमेंशन एल है, तो कॉस के अंदर की भी जो क्वांटिटी होगी वो भी डायमेंशनलेस ही होगी, तो x की डायमेंशन भी ऑफ कोर्स लेंथ ही होगी। नाउ क्वेश्चन 8 एडवांस का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दे रखा है E इलेक्ट्रिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, H प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी टर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आएंगी, क्लास 12 चैप्टर 1, ठीक है। जिसको नहीं पता वो डायमेंशन साथ साथ में बताती जा रही हूँ, और जिसको पता है दे कैन ट्राई इट योरसेल्फ। ई की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन होती हैं, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है, इसमें करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम चार्ज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन ऑफ कोर्स चार्ज की डायमेंशन होगी, तो चार्ज की डायमेंशन आ जाएंगी a इंटू टी। नाउ परमिटिविटी, फोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्सेस k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और इसमें जो k होता है ये सिमिलर होता है, ये है कूलम्स फोर्स, ठीक है, और इसका फॉर्मूला सिमिलर टू ग्रेविटेशन फोर्स जो आपने पढ़ा होगा Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट इज k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और k इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब आपको चैप्टर 1 क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। k इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन हमें चाहिए, तो वो आ जाएंगी q स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जब डायमेंशंस निकाली वी गेट इट एज m-1 l-3 t टू द पावर 4 a का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, यही डायमेंशंस आएंगी। नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने का इजीएस्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू h न्यू, यहाँ से डायमेंशंस निकाली ml² t-1, स्पीड की डायमेंशंस वी ऑल नो lt-1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, lt-1। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन सबको मिला के कोई ऐसी क्वांटिटी बनानी है जो कि डायमेंशनलेस हो, इन सब क्वांटिटीज से कोई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बतानी है, और इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा के लिए ऑप्शंस दे रखे थे इस टर्म्स में, n टू n की टर्म्स में आपको कोई ऑप्शन दे रखे थे, मैच कराना था कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। e टू द पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, h टू द पावर गामा, c टू द पावर डेल्टा, ये हमें गिवन था, और ये क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है दैट मीन्स कि m की पावर 0 है, l की पावर भी 0 है, t की पावर भी 0 है, a की पावर भी 0। अब इससे
हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कैसे मिलेगी? लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें पता है कि m की फाइनल जो पावर होगी वो 0 होगी, l की 0 होगी, t की 0 होगी, a की 0। अब राइट हैंड साइड पे इसकी कुछ ना कुछ पावर्स में इक्वेशन बनेगी। लाइक अगर मैं a की पावर से देखूँ तो 8, इसकी पावर अल्फा आ जाएगी, यहाँ से a की पावर आ जाएगी 2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हर क्वांटिटी के लिए बनेगी। ये तो है फॉर ए की डायमेंशंस अगर आप देखो, अल्फा प्लस 4 बीटा वाली इक्वेशन है टी के लिए। माइनस बीटा प्लस गामा ये इक्वेशन है मास के लिए। माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा, दिस इज द इक्वेशन फॉर लेंथ। ठीक है, ये मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब इससे मुझे रिलेशन बनाना था। थर्ड इक्वेशन को देखो, थर्ड इक्वेशन से आई कैन गेट गामा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, और अब यहाँ पर दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड जो नीचे लिखी हुई है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया देन आई गेट बीटा इज इक्वल टू डेल्टा। 2 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। बट गामा इज इक्वल टू बीटा तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो गामा को मैंने बीटा पुट कर दिया, डेल्टा के टर्म्स में भी आ गया, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा, एक इक्वेशन ये भी आ गई। अब बीटा गामा और डेल्टा ये तो आपस में इक्वल हो गए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब बचा था सिर्फ अल्फा निकालने के लिए। अल्फा निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने पुट किया देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा, तो इन सबको ले लिया n, बीटा गामा डेल्टा ये सब तो हो गए n, और बीटा अगर n है तो अल्फा क्या होगा -2n, ये ऑप्शन फाइनली मैच कर जाएगा। नाउ यंग्स मॉडुलस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 3 डिराइव्ड क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इज c। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना था उसकी डिपेंडेंसी कैसे आएगी। यंग्स मॉडुलस जो है अगर वो इन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड्स कर रहा है, मतलब इन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो g की क्या पावर होगी, h की क्या पावर होगी, c की क्या पावर होगी, उसका आगे सम निकालना था या फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी थी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो मैं इन तीनों की डायमेंशन ही निकाल लूँ, तो g की डायमेंशन निकालने के लिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले से मैंने एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर से डायमेंशन निकाल ली जी की। एच की डायमेंशन बहुत बार बता चुकी कैसे निकालना है, ई इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्मूले से एच की डायमेंशन आ गई और सी की डायमेंशन हमें पता है, तो हमने ये सारी डायमेंशन निकाल ली पहले। और फाइनली यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन, क्योंकि एलएचएस में यंग्स मॉडुलस है, आरएचएस में ये 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसके डायमेंशंस आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एम एल -1 टी -2। ये यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस आ गई। ठीक है, अब एलएचएस में मेरे पास डायमेंशंस पता है, इसको मैंने लिख लिया c टू द पावर अल्फा, h टू द पावर बीटा, g टू द पावर गामा, गिवन था ये यंग्स मॉडुलस जो है वो इस टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है। अल्फा, अब मैंने c की डायमेंशंस पुट की, h की डायमेंशंस पुट की, g की डायमेंशंस पुट की, एंड नाउ मेरे को 3 इक्वेशंस मिली, एक इन टर्म्स ऑफ l, m और t। अल्फा प्लस
टू बीटा, ये मिली मुझे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। बीटा माइनस गामा, ये मिली मुझे इन टर्म्स ऑफ मास, जब मैंने मास की पावर्स को इक्वेट किया। दोनों तरफ पावर्स तो सेम ही रहेंगी, बस पावर्स को इक्वेट करना था। एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस, बस हमें इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना था। अब जब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मेरे को अल्फा की वैल्यू मिली 7, बीटा की वैल्यू मिली -1, गामा की वैल्यू मिली -2। इनको सॉल्व कैसे किया? सबसे पहले 1 और 3 को ऐड किया। वेट अ मिनट, बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। 1 और 3 को ऐड करके हमें मिला बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -3। इनको ऐड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा, 3 गामा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा की इक्वेशन मिली, बीटा माइनस गामा की इक्वेशन हमारे पास थी। नाउ इन दोनों को दोबारा से ऐड किया तो हमें बीटा की वैल्यू मिल गई -1, और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू मिल गई बीटा -1, गामा की वैल्यू आ गई -2, और अल्फा की वैल्यू ऐसे आ गई 7। नाउ हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इन सबको फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करके डेंसिटी की डायमेंशन लिखने हैं इसके टर्म्स में। ये इक्वेशन बहुत बार आते हैं कि हमें कोई और मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना है। पिछला क्वेश्चन भी अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि हमें यहाँ पे यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करना था 3 डिराइव्ड क्वांटिटी के बेसिस पे, और अब यहाँ पे हमें डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज में। तो हमें कुछ नहीं करना होता, दोनों तरफ डायमेंशंस को इक्वेट करना होता है। और जो फोर्स की हमने डायमेंशन लिखी है MLT-2, हमने ये फंडामेंटल फॉर्म में लिखी है, तो इसकी जगह हम बस फोर्स लिख देंगे, और जो पावर अल्फा हमने निकाली होगी वो उसकी पावर आ जाएगी, F की पावर अल्फा कुछ वैल्यू होगी। तो जो डेंसिटी होगा वो हम फाइनली फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के। हम ऐसे ही तो करते हैं कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ पावर्स को हम रेस करते हैं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है। तब यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी हमारी होगी डेंसिटी, और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, हमने इसको कंसीडर किया। एक्चुअली हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 बताइए वही होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी की डायमेंशन लिखी, फोर्स की डायमेंशन लिखी, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी और टाइम की डायमेंशन लिखी, दोनों तरफ इसको इक्वेट कर दिया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2, LT-1, इसकी पावर अल्फा, बीटा, गामा रेस की। अब यहाँ से इक्वेशंस बनाई, अल्फा इज इक्वल टू 1, मास के टर्म्स में देखो मास कहीं और आ ही नहीं रहा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। लेंथ देखो अगर आप, तो एक इसमें आ रहा है फोर्स में और एक आ रहा है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -3। अल्फा की वैल्यू तो निकल ही गई 1, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकल गई। टाइम देख लो, माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, टाइम तो आएगा ही नहीं इसमें, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई -2। तो अब यहाँ पे फोर्स की पावर थी अल्फा, तो डेंसिटी जो है वो फोर्स टू द पावर 1, वेलोसिटी टू द पावर -4 और टाइम टू द पावर -2 का, इस तरह से वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालनी है 1/μ0 की। अब इसका एक तरीका तो है कि आप इसकी डायमेंशन निकालो। डायमेंशन कैसे? ε0 की डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कूलम्स फोर्स को लेके, ठीक है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R², के को लिख दो 1/4πε0, उधर से ε0 की डायमेंशन निकल जाएगी। μ0 की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो देन यू कैन यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 टाइम्स μ0 अपॉन 4π μ0 अपॉन 4π I1 I2 by D
I1 I2 by D into L। ये फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आपको करंट की डायमेंशन पता है, डिस्टेंस बिटवीन दी वायर्स ये पता है, लेंथ ऑफ दी वायर्स पता है, फोर्स की डायमेंशन तो ऑफकोर्स पता है। यहाँ से आप म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लोगे, मतलब डायमेंशंस निकाल लोगे, एंड देन म्यू नॉट की डायमेंशंस पुट करना, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस पुट करना, और उसके बाद सॉल्व कर लेना। एक तरीका, बट दिस इज टू लेंथी। इसका एक शॉर्टकट है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला ये आएगा EM वेव्स में 1/√μ0 इज इक्वल टू C। आप इनकी वैल्यूज पुट करना और C की वैल्यूज मैच कर देंगी, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁻7। 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और इन सब की वैल्यूज पुट करोगे जो मैंने आपको बताई, देन यू विल गेट 1/√μ0 as C। ठीक है, तो 1/μ0 की डायमेंशन क्या होगी, C²। ठीक है, बस इतना करने के बाद हमारे पास डायमेंशन आ गई 1/μ0 की C² और C की डायमेंशन, C स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की डायमेंशन तो हमें पता है LT-1 और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये इजीली जल्दी आंसर आ गया। या फिर आप डायमेंशंस पुट करके लेंदी मेथड है वहां से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, बट कुछ फॉर्मूलाज अगर हमें याद हो तो हम इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ये EM वेव्स में आपका फॉर्मूला आएगा 1/√μ0 इज इक्वल टू C। एक फॉर्मूला आता है N इज इक्वल टू μr एप्सिलॉन r। N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे P इज इक्वल टू α/β log E kT/βx। ठीक है, P जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमें गिवन है, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हमें अल्फा की डायमेंशंस बतानी है और यहाँ पे T इज टेम्परेचर टाइम नहीं है। ठीक है, अब KTG में एक फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ KB इंटू T। अब काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशंस हमने लिख लिया ml² T-2। KB की डायमेंशंस हमें निकालनी है, एंड टेम्परेचर की डायमेंशंस इज थीटा। अब यहाँ से KB की डायमेंशंस आ गई ml² T-2 θ-1। ठीक है, अब हमें बीटा की डायमेंशंस मिल सकते हैं यहाँ पे कैसे, log E, log के अंदर वाली जो भी क्वांटिटी होगी वो एक नंबर होगी, उसके अंदर कभी देखा है कि लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी हो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ ऐसी क्वांटिटी लिखी हो, नहीं, लॉग के अंदर कांस्टेंट्स आते हैं, कांस्टेंट्स का लॉग निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है लॉग के अंदर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स हमें बीटा की डायमेंशन आराम से मिल जाएगी। हमें K की डायमेंशन पता है, हमें T की डायमेंशन पता है, हमें X की डायमेंशन पता है, तो सिर्फ एक बीटा की डायमेंशन हमें ऐसी होनी चाहिए कि वो डायमेंशनलेस बन जाए। तो बीटा की डायमेंशन हमारे पास आ गई ml_T-2। ठीक है, हमसे अगर बीटा की डायमेंशंस पूछिए तो ml_T-2 आ जाएगी। अगर हमसे अल्फा की डायमेंशंस पूछिए देन ऑल्सो इट इज, हाँ अल्फा की डायमेंशंस निकालनी है ना यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो ml_T-2। क्यों आएगी, क्योंकि अल्फा बाय बीटा वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो बीटा की डायमेंशंस है वही अल्फा की डायमेंशंस होनी पड़ेगी ताकि वो दोनों आपस में कैंसिल होके डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे सके। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। मोमेंटम हमें दे रखा है रिप्रेजेंटेड एज P, एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज A एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज T। नाउ फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें बताना है। ये फॉर्मूला आएगा आपके फ्लूइड्स चैप्टर में। विस्कस फोर्स इज 6π∗RV, स्टोक्स लॉ भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है ईटा की। F/6πRV, 6π इज डायमेंशनलेस, तो हमें ईटा की डायमेंशंस के लिए F/RV की डायमेंशंस अगर हम पुट करें तो वी गेट द डायमेंशंस ऑफ ईटा, और ईटा की डायमेंशंस आ गई ml-1 T-1। ठीक है, अब
ईटा की डायमेंशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है मोमेंटम, एरिया और टाइम की डायमेंशंस में। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमने ईटा की डायमेंशंस लिख दी, एरिया की पावर अल्फा, टाइम की पावर बीटा और मोमेंटम की पावर गामा, इसके बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से ईटा की डायमेंशंस हमारे पास आ गई अल्फा बीटा गामा की। हम इन तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करके हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड दिस इज पी ए माइनस वन टी जीरो, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता ईटा। नाउ डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर, आर की डायमेंशन हमने निकाल ली V बाय आई करके, आर की डायमेंशन V बाय आई से निकाल ली। और V की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये सारे फॉर्मूले क्लास 12 चैप्टर 2 में आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यहाँ से V की डायमेंशन निकाली सबसे पहले मैंने, और V की डायमेंशन आई गॉट एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और I की डायमेंशन तो A ही है, एम्पेयर करंट के लिए हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से मेरे को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन मिल गई। एक्चुअल डायमेंशन ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। अब यहाँ से मैंने म्यू नॉट की भी डायमेंशन निकाल ली, एप्सिलॉन नॉट की भी डायमेंशन निकाल ली। म्यू नॉट की डायमेंशन ये आई, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताया था, 2 इंटू फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई वन आई टू बाई डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम म्यू नॉट की डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला बता रखा है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई। अब सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, अभी हमने लास्ट में किया था वो लॉग वाला क्वेश्चन। यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी P, एंड यहाँ पे P इज नॉट डायमेंशनलेस बट इट इज प्रेशर की डायमेंशन है, और यहाँ पे अल्फा Z अपॉन K थीटा दे रखा है, और हमसे बीटा की डायमेंशंस पूछी है। प्रेशर की डायमेंशंस, रुक जाओ, हाँ, तो सबसे पहले हमने निकाली यहाँ पर K की डायमेंशंस। ठीक है, उसी फॉर्मूले से निकाला है। यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू के बी इंटू थीटा, कॉन्स्टेंट हाफ मैंने हटा दिया क्योंकि दैट इज डायमेंशनलेस। यहाँ से के बी की डायमेंशंस आ गई। अब एक्सपोनेंट भी कोई नंबर ही होगा ना, किसी भी नंबर की पावर या किसी भी चीज की अगर आप पावर देखो दैट इज नंबर, वो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। किसी की पावर आपने ये देखा 2 मीटर की पावर, 2 टू द पावर 2 मीटर, ऐसे तो नहीं होता ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो उस डायमेंशनलेस, अगर e टू द पावर समथिंग है तो ये वाली पूरी क्वांटिटी तो ऑब्वियसली डायमेंशनलेस होगी। अगर हमें ये पता है ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से मैं अल्फा के डायमेंशंस तो निकाल सकती हूँ। तो अल्फा को यहाँ रहने दिया, और ये डायमेंशनलेस था के थीटा बाय जेड। अल्फा की डायमेंशन मुझे मिल गई के थीटा बाय जेड की डायमेंशन के इक्वल होगी। के की डायमेंशन मुझे पता है, थीटा की डायमेंशन थीटा ही रहेंगी क्योंकि दैट रिप्रेजेंट टेम्परेचर, और जेड की डायमेंशन है डिस्टेंस, तो एल। अब यहाँ से मैंने अल्फा की डायमेंशंस निकाल ली। नाउ अल्फा बाय बीटा जो है वो प्रेशर की डायमेंशंस है। अल्फा बाय बीटा की डायमेंशंस अगर प्रेशर की डायमेंशंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर की डायमेंशंस है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड भी वही डायमेंशंस होनी चाहिए, और राइट हैंड साइड पे अल्फा की डायमेंशन मुझे पता है, बीटा की डायमेंशन मुझे नहीं पता है। तो यहाँ से बीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूं और प्रेशर को राइट हैंड साइड कर दूं। लेट मी शो यू। अल्फा की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। ठीक है,
बीटा की डायमेंशंस मुझे नहीं पता, बीटा की डायमेंशंस मुझे निकालनी है। और प्रेशर में आप देखो तो m दोनों तरफ सेम है, t की डायमेंशंस भी दोनों तरफ सेम है, तो उसका हमें कोई यूज है नहीं, सिर्फ डायमेंशन जो आएगी वो l की आएगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे l की डायमेंशन है -1 और राइट हैंड साइड पे l की डायमेंशन है 1 और बीटा, तो यहाँ से आप बीटा की डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, दैट इज l²। बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दो और l⁻⁻1 को राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ से बीटा की डायमेंशंस फाइनली वी गेट एज l²। अब ये वाला क्वेश्चन चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, वो भी मैंने दिखाया है। दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो आगे शायद लिखा होगा, नहीं लिखा, मैं बता दूंगी शॉर्टकट मेथड भी। अब यहाँ से सबसे पहले तो डेल्टा वी की डायमेंशन निकाल लो। डेल्टा वी या वी की डायमेंशन सेम ही रहेंगी, क्योंकि डेल्टा वी इज v2 माइनस v1, डिफरेंस इन पोटेंशियल। और अगर मैं पोटेंशियल माइनस करूँ तो v1 की डायमेंशन भी पोटेंशियल की होगी, v2 की भी पोटेंशियल की होगी, तो फाइनल डायमेंशन भी पोटेंशियल की ही आएगी। ठीक है, तो डेल्टा वी या वी की डायमेंशन कुछ भी निकाल लो। चैप्टर 2 का फॉर्मूला है क्लास 12th, u इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, u हेयर इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से v की डायमेंशन आ जाएगी डेल्टा u बाई क्यू, और इसकी डायमेंशंस वी गेट एज दिस। दो तरीके बता दिए वोल्टेज के डायमेंशन निकालने के लिए, एक तो ये बता दिया क्यू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला, एक अभी ऊपर भी बताया था मैंने आपको वोल्टेज की डायमेंशन निकालने के लिए। ये थोड़ा लेंदी मेथड था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालो फिर फोर्स और उस सब की डायमेंशन पुट करना, ये थोड़ा इजियर वे है u इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्योंकि हमें एनर्जी की भी डायमेंशन पता है और चार्ज की भी। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के लिए फोर्स का वही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r²। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस पुट कर दो एंड जो फाइनल डायमेंशन आएगी वो करंट की आएगी, जब आप इसको कैंसिलेशन करके देखो। या फिर एक फॉर्मूला और आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आएगा EM वेव्स के चैप्टर में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इट इज एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। phi e is electric flux, d phi e by dt is change in electric flux per unit time। ठीक है, अब phi e is इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इससे इजी तरीका Q इज इक्वल टू सी भी होता है, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे डी क्यू बाई डी टी इज आई। ठीक है, सी बाई वी इज इक्वल टू डी सी वी बाय डी टी। डी सी वी बाय डी टी। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सारे फॉर्मूले क्लास 12th में आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, पढ़े होंगे तो आपके माइंड में भी होंगे, क्योंकि फॉर्मूला देखकर ही पता चल रहा था कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसकी डायमेंशंस करंट की होनी चाहिए, तो मैं चेक कर पा रही थी। नहीं पता चलता तो ये वाली अप्रोच तो ऑब्वियसली आप सबके डायमेंशन पुट करके तो निकाल ही सकते हो।
ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब इसको जरा यहाँ पे पुट करके देखो। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए बाई डी की फाइनल डायमेंशन क्या होगी, ए की डायमेंशन होगी एल स्क्वायर, डी की डायमेंशन होगी एल, इसकी फाइनल डायमेंशन आएगी एल। अंदर क्या बचेगा, डीवी बाई डी टी। डीवी को, डीवी मतलब छोटा सा चेंज, या फिर डेल्टा वी लिख लो जो क्वेश्चन में दे रखा है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यही सेम फॉर्मूला बन गया। और इसकी डायमेंशंस क्या है, आई की डायमेंशंस है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली देख सकते हो। मुझे ये फॉर्मूला याद था तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके पता चल गया कि इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। ये शॉर्टकट में काम हो गया, नहीं तो यहाँ पर आप साइड डायमेंशंस निकालते हैं। यहाँ पे पूछा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशंस। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए एक मेथड है कि आप एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी, इनके डायमेंशंस निकालो। हाफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट एनर्जी, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इन सब की डायमेंशंस निकालो और उसके बाद डायमेंशंस निकालने के बाद फिर ई स्क्वायर करो और फिर सॉल्व करो पूरा। दैट इज बिट लेंथी मेथड। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ही है। तो मैं सिंपली जाऊंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी तो मुझे पता ही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हेयर आई गो, मैं इतने बड़े मेथड से नहीं जाऊंगी। पेपर में अगर मैं बैठी तो आई वुड रादर सेव माई टाइम शॉर्टकट लगा के। मैं ये नहीं करूंगी कि इतनी बड़ी डायमेंशंस निकालूं, उसको सॉल्व करूं, स्क्वायर करूं, उसके बाद उसकी कैंसिलेशन करूं, बहुत लंबा चला जाएगा। रादर ऐसे सॉल्व करूंगी मैं इसको। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से सीधा मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एस को ही क्वांटिटी दे रखी है ई इंटू बी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं और म्यू नॉट की डायमेंशन, सॉरी ई इंटू बी बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट की डायमेंशंस का तो फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है कैसे निकालते हैं म्यू नॉट की डायमेंशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस के लिए बता रखा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकालने के लिए एफ इज इक्वल टू पी आई एल साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आई की डायमेंशंस पता है, एल की डायमेंशंस पता है, फोर्स की डायमेंशंस पता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला को यूज करके मेरे पास ई, बी और म्यू नॉट की डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब चेक करना था मेरे को कि एस की डायमेंशंस किसकी इक्वल आएंगी। एक दे रखा था एनर्जी अपॉन चार्ज इनटू करंट। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशंस लिखी, चार्ज की, करंट की डायमेंशंस लिखी, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द गिवन डायमेंशंस। इसकी फाइनल डायमेंशंस, एस की जो फाइनल डायमेंशंस आ रही है वो तो आ रही है एम टी माइनस 3। ठीक है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू एम टी माइनस 3। यहाँ पे एम्पेयर की डायमेंशंस तो मतलब करंट की डायमेंशंस तो आएंगी आएंगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, इसकी डायमेंशंस आ जाएगी एम टी माइनस 3 के। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशंस नहीं मैच करेंगी बट पावर पर यूनिट एरिया की मैच कर देंगे। ठीक है, या तो आप इन सब की डायमेंशंस निकाल लो, उससे सॉल्व कर लो, दैट इज वन मेथड। दूसरा मेथड कि यहाँ पे आप इसके फॉर्मूले ही रहने दो, जब डायमेंशंस निकालनी होगी बिल्कुल लास्ट में जाकर जो रह जाएगी उसकी डायमेंशन निकाल लो। लाइक मैंने यहाँ पे एनर्जी, यही फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ बाई क्यू लिखा है, वही फॉर्मूला रहने दिया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही रहने दिया, ये एफ बाई आई एल साइन थीटा का तो वैसे कोई काम नहीं, कोई डायमेंशन लेस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। म्यू नॉट के लिए भी मैंने सिर्फ फॉर्मूला रहने दिया, ये रहा म्यू नॉट इधर छोड़ा, 4
2/4 ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट को हटा के FD/L I1 I2 ये म्यू नॉट की डायमेंशन आ जाएंगी। तो डिनोमिनेटर में ये एज इट इज FD/L I1 I2 ये म्यू नॉट की डायमेंशन आ गई। अब इसमें जो डायमेंशन हम हटा सकते हैं, जो क्वांटिटीज हट रही हैं वो कैंसिल कर दी। F से F कैंसिल, I से I कैंसिल, L से L कैंसिल, और यहाँ पे I से I भी कैंसिल है। तो फाइनल डायमेंशन बची क्या, FI/D/Q। ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब यहाँ से निकाल लो, मेरे पास एक तो दे रखा था एनर्जी, चार्ज और करंट के टर्म्स में। एनर्जी के डायमेंशंस बना लो, D से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, एनर्जी तो आ जाएगा आपके पास, बट बाकी टर्म्स नहीं आ पाएंगी किसी भी तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएगा। I को हम Q/T लिख सकते हैं और यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे F/D एज इट इज छोड़ा, I को लिखा मैंने Q/T, और यहाँ पे अपॉन Q तो था ही, तो Q से Q कैंसिल हो गया, F/D इंटू 1/T बचा, और नाउ D से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे F इंटू D बन गया मेरे पास एनर्जी। T और T एरिया की डायमेंशन होगी, तो ये एरिया लिख दिया मैंने, और टाइम। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मैच कर गया, थर्ड नहीं मैच करेगा। यहाँ से एनर्जी और टाइम वाला कौन सा ऑप्शन था, एनर्जी, एरिया, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। और फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, ये तो डायरेक्ट आ ही गया था, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, ये सेकंड ऑप्शन भी मैच कर गया। नाउ हमें यहाँ पे VI म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C ये सब दे रखा है, और उसके बाद इसमें हमसे पूछा है मल्टीपल करेक्ट का, ये क्वेश्चन था कि कौन से फॉर्मूला करेक्ट है, ये पूछा गया था। इन सब डायमेंशन से 4 ऑप्शन दे रखे थे, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे वीडियो में, तो आपको मिल जाएगा। इसके 4 ऑप्शंस में एक बार बता देती हूँ। दीज आर, इसके ऑप्शन से पहला ऑप्शन था म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन था एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू V। तीसरा ऑप्शन था I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CV। और चौथा ऑप्शन था म्यू नॉट C इंटू I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V। ये 4 ऑप्शन थे, और पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो R की डायमेंशंस तो मैंने अभी ऊपर ही निकाली थी, अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने वहां से यूज किया, और कैसे निकाली थी वो आपने देख लिया होगा, तो सेम प्रोसेस से निकल सकती हैं। तो V/I की डायमेंशंस तो आ गई अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक ऑप्शन तो मुझे मिल गया करेक्ट, B स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू I स्क्वायर म्यू नॉट। R की डायमेंशंस मैंने यहाँ निकाली थी, मैं शो यू। वहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था R का, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस वन, ये रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकाला था, दैट इज अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी निकल जाएगा। और इससे एक ऑप्शन करेक्ट आ गया। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट से अगर मैंने ये इक्वेशन लगाई तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CV, ये भी आ गया। अभी ये भी मैंने आपको यहीं पे बताया हुआ है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CV। C यहाँ पे कैपेसिटेंस था, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट है।
दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पे ए नहीं आएगा, एस कर लो इसको, दिस इज एस, क्योंकि ए बाई डी इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ से ये स्पीड बन जाएगा। बस उसी फॉर्मूले का थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। यहाँ पे डी सी वी बाई डी टी लिखा है और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बस एप्सिलॉन नॉट सी वी आ गया। रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ये एडवांस का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था और 48 और 49 उसके 2 पार्ट्स थे, और पैराग्राफ में कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो इससे रिलेटेड यूजफुल हो, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रखे थे, ठीक है। ई और बी के बीच का रिलेशन बताने, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू और बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल, ई बाई बी इज इक्वल टू आई एल बाई क्यू, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, आई एल बाई क्यू। तो यहाँ से ई और बी के बीच का रिलेशन हम ऐसे निकालेंगे। नाउ द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। अब इसका रिलेशन निकालने के लिए या तो एक मेथड है, आप एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की या तो डायमेंशंस याद कर लो, दूसरा मेथड कि वो डायमेंशंस डिराइव कर लो, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं करना तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जहाँ जाए कि ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, बिकॉज ये बहुत जगह यूज हो जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस कई बार सिंपलर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन अंडर रूट 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस तो आपको मिल जाएंगी सी स्क्वायर, और अब यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका रिलेशन आ जाएगा सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड से। दिस इज मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस ऑलरेडी निकालना बता चुकी हूँ, वर्क फंक्शन मोमेंटम की डायमेंशंस भी पता ही है। अब आ गया वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल, और उसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे यहाँ पे के ई की वैल्यू आती है, दैट इज क्यू डेल्टा वी, के ई इज क्यू डेल्टा वी या फिर हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले वैलिड होते हैं, पर मुझे क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए थी तो क्यू डेल्टा वी से निकाल ली, और ये डेल्टा वी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से डेल्टा वी की डायमेंशंस आ गई मेरे पास, और वर्क फंक्शन की डायमेंशंस निकालने के लिए एच म्यू नॉट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन की डायमेंशंस इज सेम एज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, इसमें हमें के दे रखा है, ई दे रखा है, एच और एम ई दे रखा है। के इज कूलम्स कांस्टेंट, ई इज इलेक्ट्रिक चार्ज, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस बतानी है इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। ई टू द पावर अल्फा, एम की पावर दे रखे बीटा, एच की पावर गामा, के की पावर डेल्टा। तो हमें सिंपली इधर बी की डायमेंशंस लिखी और यहाँ पे इन सब की डायमेंशंस, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैसे निकालनी है बता चुकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशंस निकालना बता चुकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की बता चुकी, मास की तो एम ही होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ से बस 4 इक्वेशंस बना के इसको इक्वेट करना है एंड देन वी गेट द आंसर। इन 4 इक्वेशंस को बनाया हमने,
ये हमें 4 इक्वेशंस मिली, ठीक है। और इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व किया। सबसे पहले तो इक्वेशन 2 गामा इज इक्वल टू 3 डेल्टा, यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। फिर अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा निकालने के लिए हमने इक्वेशन 3 का यूज किया। अल्फा और गामा इन दोनों की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा निकाल दी, और ये इक्वेशन हमारे पास है अल्फा गामा और डेल्टा के टर्म्स में। तो यहाँ से हम इजीली डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी गेट डेल्टा इज 2, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू आ गई तो अल्फा और गामा की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि वो हम डेल्टा के टर्म्स में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू भी निकाल ली और अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए वी कैन यूज इक्वेशन 1, गामा और डेल्टा को पुट करो, बीटा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो here we get the value of beta. Now हमें डेंसिटी D is density, sorry D is distance, rho is density, S is surface tension और F is frequency, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, और n क्या है, s to the power 1 by n। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू s to the power 1 by n, और इसमें हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, रो को लिख दो, उसकी डायमेंशंस ml-3 अल्फा, इसकी डायमेंशंस लिखी mt-3। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज नॉट सरफेस टेंशन, सॉरी, S is intensity of light. Let me check the question. It should be intensity of light, जो मैंने डायमेंशंस लिखी है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ, S is intensity of light, तो इसकी डायमेंशंस आ गई mt-3 एंड F is frequency, तो इसकी डायमेंशंस आ गई t to the power -1। यहाँ से इक्वेशंस बनाई और फाइनली हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई और अल्फा से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। बीटा की वैल्यू इज 1/3 विच इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल गई 3। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगे सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे d हमें डिस्टेंस दे रखा है और रो इज डेंसिटी, s इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, f इज फ्रीक्वेंसी। तो बस इनकी डायमेंशंस पुट की और वो निकाल लिया। और हाँ, अगर इंटेंसिटी की डायमेंशन निकालना नहीं पता तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये आ गया आपका इंटेंसिटी। एनर्जी को हम लिख सकते, पावर को लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट एरिया तो ऑलरेडी है, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये आ जाएगा आपके एस की डायमेंशन निकालने का तरीका, और फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है। अब एक इसी पे बेस्ड 2026 में एडवांसिफिकेशन आया था, दैट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे SI से CGS में कन्वर्ट करना, ये तो हमने बेसिकली कर रखा होता है कि SI को CGS में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नया यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। SI यूनिट में 1 SI यूनिट में हमें बताना था, न्यू यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 1 यूनिट मास जो था वो 5 kg था, 1 यूनिट लेंथ जो था वो 5 मीटर था, 1 यूनिट टाइम वाज 5 सेकेंड एंड 1 यूनिट करंट वाज 5 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 SI यूनिट में न्यू यूनिट सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी वो हमें बताना था। हाँ, तो द क्वेश्चन वाज इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स the units of mass, length, time and current are 5 kg, 5 meter, 5 second and 5 ampere respectively। तो किसी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इन सबकी यूनिट बता रखी है। इफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर दी
permittivity and permeability in free space respectively. Then in this new system of unit, the magnitude of 1 SI unit of, हाँ ठीक है मैंने सही बोला था, 1 SI unit of this मतलब म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 SI यूनिट कितने न्यू यूनिट सिस्टम में होगी, n की वैल्यू हमें बेसिकली बतानी। तो यहाँ पे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और हमें यहाँ पे n1 की वैल्यू पता है 1, और SI यूनिट में हमें पता है कि 1 kg 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये सब चीज तो हमें पता है। SI यूनिट सिस्टम में हमें यूनिट्स की वैल्यू पता है, और न्यू यूनिट सिस्टम में 1 यूनिट इज 5 kg 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर, हमें ये चीज पता है। तो फाइनली हमने सबसे पहले क्या किया, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस निकाली। अब इसकी डायमेंशंस निकालने के लिए म्यू नॉट की डायमेंशंस हमने इस फॉर्मूले से निकाली, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाली। तो यहाँ से हमें म्यू नॉट की डायमेंशंस ये मिल गई, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस ये मिल गई, और अंडर रूट में म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस फाइनली वी गेट एज दिस। ठीक है, और we have used the formula n1 u2 is equals to n2 u2। तो यहाँ से हमें n2 की वैल्यू मिली 25 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू।